जैकब जानता था कि डेकर ने उस पर जो भी प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्हें चुटकी बजाते ही ठीक नहीं किया जा सकता। उसके पास इस कड़वी हकीकत को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने ये देखने के लिए तीसरा बटन दबाया कि और क्या जानकारी मिलती है। ब्लड एनालिसिस रिपोर्ट। इंसानी प्रजाति में 4 अलग अलग टीयर की ब्लड लाइन्स के फ्यूजन की वजह से अनकॉमन फिजिक और अनकॉमन ब्लड लाइन बनी है। ये फ्यूजन यूजर के लिए बेहद खतरनाक और जानलेवा है। कृपया जल्द से जल्द दूसरी ब्लड लाइन्स को बाहर निकालें। एक्सट्रैक्ट। नोट: अधिक सटीक ब्लड एनालिसिस और जानकारी के लिए कृपया हाई ग्रेड डिवाइस खरीदें। धत तेरी की, क्या ये कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है या उन्हें बेचते हुए अपना विज्ञापन कर रही है? जैकब ने उस डिवाइस बनाने वाली कंपनी को जमकर गालियां दी। लेकिन ये रिपोर्ट देखकर उसका दिस बैठ गया। वो जानता था कि बिना डिवाइस के भी ये साफ है कि डेकर ने जो किया है उसके बाद उसका जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैकब को महसूस हुआ कि उसकी वाट लग चुकी है, और जब उसने डेकर के खून की मिलावट वाले उस नीले लिक्विड से भरे ग्लास सेल को देखा तो उसकी नफरत और बढ़ गई। चलो देखते हैं आखिरी बटन मुझे क्या बताता है। जैकब ने किसी बूढ़े आदमी की तरह बेबसी से सिर हिलाया। एक नई स्क्रीन सामने आई। ब्लड लाइफ स्पैन। ब्लड फ्यूजन की वजह से यूजर के पास लगभग 2000 दिनों से भी कम का जीवन बचा है। चेतावनी: ये परिणाम पूरी तरह सटीक नहीं है और केवल रक्त विश्लेषण पर निर्भर करता है। नोट: कृपया हाई ग्रेड डिवाइस खरीदें। क्या 2000 दिनों से भी कम? ये लाइन पढ़कर जैकब की आंखें दहशत से फैल गईं और वो पैनिक हो गया। उसके लिए मौत से बड़ा डर कोई नहीं था, और खासकर अब तो बिल्कुल नहीं जब वो पुनर्जन्म लेकर आखिरकार आज़ाद हुआ था। नहीं, ये रद्दी डिवाइस पक्का खराब है। साले हर रिपोर्ट में विज्ञापन जो घुसेड़ रहे हैं। जैकब बड़बड़ाया। वो इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि डेकर के एक्सपेरिमेंट्स का यही नतीजा होना था। जैकब ने गुस्से में वो डिवाइस मेज पर फेंक दिया और कुर्सी पर बुत बनकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं। कैसी फूटी किस्मत है। मुझे इस रहस्यमयी दुनिया में नई जिंदगी मिली, लेकिन एक छोटे से राक्षस की वजह से मैं 7 साल से भी कम जीऊंगा। सचमुच अफसोसनाक। जैकब अपनी बदकिस्मती पर रोया। खुद को शांत करने के बाद उसने जल्द ही अपनी लाइफ स्पैन की सच्चाई को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो मुगालते में जीने वाला इंसान नहीं था। खैर, अगर डिवाइस कहता है कि दूसरी ब्लड लाइन्स निकालने से यह ठीक हो सकता है, तो शायद स्थिति सुधारी जा सकती है, या फिर मैं हमेशा किसी और इंसान को ढूंढकर अपना खून उसके साथ बदल सकता हूं। आखिर मैंने ये सब पहले भी तो झेला है। जैकब की अंबर आंखों में एक खूंखार चमक कौंध गई और वो फिर से शांत हो गया। ठक ठक। अचानक किसी चीज के टकराने की हल्की आवाज ने जैकब का ध्यान खींचा। जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसके चेहरे पर एक बेहद ठंडी और बर्फीली मुस्कान आ गई। वो जाग गया। ये अजीब लिक्विड सचमुच कमाल के हैं। डेकर इस वक्त ग्लास सेल के अंदर हाथ पैर मार रहा था और उसका मुंह खोल और बंद हो रहा था। वो साफ तौर पर सदमे में था कि उसके साथ क्या हुआ। हालांकि डेकर पूरी तरह ठीक था, लेकिन उसकी दोनों आंखों की जगह अब बस काले गड्ढे यानी ब्लैक सॉकेट्स थे। जैकब ने अपने सरप्राइज अटैक में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बेरहमी से उसकी आंखें फोड़ दी थीं। आंखें किसी भी जीव की सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं, और जैकब जानता था कि डेकर सिर्फ भौंकने वाला कुत्ता है, काट नहीं सकता। इसीलिए उसने आंखों पर वार किया था, और उसे अपने किए पर रत्ती भर पछतावा नहीं था। जैकब आखिरकार खड़ा हुआ और चेहरे पर एक सर्द मुस्कान लिए डेकर के सेल की तरफ बढ़ा। देखो हमारे पास यहाँ कौन है, एक अंधा छोटा कमीना। हाँ, सीधे खड़े रहो और अपना मुंह बंद रखो। ये भारी और ताने भरी आवाज सुनकर डेकर कांप गया। उसकी सारी हरकतें तुरंत बंद हो गई। द पैरासाइट जेम। डेकर को तुरंत समझ में आ गया कि वो गुलाम बना लिया गया है, और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे याद आया कि वो इस हालत में कैसे पहुंचा, और उसके दिमाग में एक बेहद कमजोर आकृति कौंध गई। उस इंसान ने बिना मरे पैरासाइट जेम को निकाला कैसे? उसके दिमाग में हजारों सवाल थे, लेकिन अफसोस अब वो बोल नहीं सकता था, क्योंकि अब वो जैकब की दया पर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैकब कभी उसकी दया पर था। उनकी जगह अब बदल चुकी थी। डेकर के इस रिएक्शन से जैकब काफी खुश हुआ। उसने दीवार पर लगे बटन पैनल का कांच से बटन दबाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेकर करता था। पिगहेड, बाहर आओ। जैकब ने पिगहेड को भी हुक्म दिया, क्योंकि वो डेकर के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि डेकर असल में क्या वाला है या वो क्या कर सकता है। और पिगहेड उसका सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड था। क्योंकि पिगहेड के पास अपनी कोई मर्जी, फ्री विल नहीं थी, जैकब उस पर भरोसा कर सकता था। पिगहेड की आंखें हमेशा बेजान रहती थीं, जिसका मतलब था कि वो मुर्दा या वैसी ही किसी स्थिति में है। डेकर जैसा कोई उसे मानसिक रूप से कंट्रोल नहीं कर सकता था। जैकब का हुक्म सुनते ही पिगहेड की आंखें खुली और उसने अपने सेल के अंदर कुछ दबाया, जिससे लिक्विड नीचे जाने लगा।
तो इसके ग्लास सेल में अंदरूनी कंट्रोल पैनल भी है, जिसका मतलब डेकर को इसके बागी होने का डर नहीं था और ये अपनी नींद से आसानी से जाग सकता है। क्या ये लिक्विड का कमाल था या कुछ और, जैकब ने सोचा। फिलहाल जैकब ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि डेकर का सेल खाली हो चुका था और वो डेकर को उसी की दवा का स्वाद दिखाने के लिए बेताब था। उसने डेकर का सेल खोला और आराम से फिर से कुर्सी पर बैठ गया, जबकि वो उस भावहीन अंधे डेकर को देख रहा था जो ये छोटी कठपुतली की तरह वहाँ खड़ा था। पिगहेड भी इस वक्त अपने सेल से बाहर आ गया। जैकब के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारे खड़े होने का तरीका पसंद नहीं आया गुलाम, इसलिए घुटने टेको, नील डाउन। घुटने टेको। जैकब का दमदार हुक्म सुनते ही डेकर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने घुटनों पर गिर गया। देखा, घुटने टेकना इतना भी मुश्किल नहीं था, है ना? जैकब ने अपनी भारी आवाज में ताना मारते हुए कहा। बदले का मजा तब है जब उसे ठंडा करके परोसा जाए। जैकब की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। डेकर का चेहरा भावहीन था। उसके पास जैकब का वो जीत वाला चेहरा यानी ग्लोटिंग एक्सप्रेशन देखने के लिए आंखें नहीं थीं। वो बस जैकब की ताने भरी आवाज सुन सकता था जो उसके दिल को लाखों बार छलनी कर रही थी। मैं बड़ी बड़ी सेनाओं और एक्सपर्ट्स से बचकर भाग सकता था, पर अंत में अपने ही गुलाम के हाथों पकड़ा गया। सचमुच यही कर्मा यानी रेट्रिब्यूशन है। डेकर ने मन ही मन अपने किस्मत पर रोना रोया। वो एक बहुत ही सावधान इंसान था। अगर आपको बाहर की दुनिया में बिना किसी खास ताकत के जिंदा रहना है तो सावधान रहना ही पड़ता है, और डेकर ऐसा ही था। उसके पास अपनी जानकारी और जानलेवा अनुभवों से सीखी गई तरकीबों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अंत में उसे एक कमज़ोर इंसान ने ही मात दे दी। हालांकि उसे नहीं पता था कि जैकब पैरासाइट जेम से कैसे आज़ाद हुआ, पर वो जानता था कि जैकब के साथ उसने जो किया है उसके बाद उसकी मौत आसान तो नहीं होगी। और तो और उसकी आंखें जा चुकी थीं और वो जानता था कि वो दोबारा नहीं उगेंगी, कम से कम यहाँ तो नहीं। बिना आंखों के वो बस एक अंधा बूढ़ा गॉब्लिन था जिसे कोई भी कीड़े की तरह कुचल सकता था। इसीलिए उसने विरोध करना बंद कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। इस वक्त जैकब ने फिर कहा, तुम खुलकर बोल सकते हो। हालांकि वो डेकर को सबसे क्रूर तरीके से मारना चाहता था, लेकिन उसे डेकर से इस दुनिया के बारे में जानकारी चाहिए थी। पहली बात, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है या ये कैसी जगह है। उसने डेकर का भीगा हुआ लबादा देखा था, लेकिन उसे यहाँ कभी बारिश की आवाज़ नहीं सुनाई दी, जिसका मतलब था कि वे ज़मीन के काफ़ी नीचे हैं, यानी डीप अंडरग्राउंड। और डेकर ने बाहर घुसपैठियों के लिए कई जाल बिछाए होंगे, इसीलिए वो अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दूसरी बात, डेकर साफ तौर पर यहाँ किसी से छिप रहा था। जिस तरह वो पिछली बार हड़बड़ी में गया था, उससे यही लग रहा था। तीसरी बात, डेकर काफ़ी जुगाड़ू यानी काफ़ी रिसोर्सफुल लग रहा था, क्योंकि उसने इस नर्क में ऐसे हाईटेक उपकरण जुटा लिए थे। वो 2 ग्लास सेल और लिक्विड इतने एडवांस थे कि जैकब भी हैरान था। और आखिरी बात, डेकर एक चालाक लोमड़ी था जिसके पास असाधारण अनुभव थे। वो कई जगहों और राजों के बारे में जानता होगा और जैकब को उनमें बहुत दिलचस्पी थी। एक अनुभवी बूढ़े लोमड़े के रूप में जैकब जानता था कि अगर उसे डेकर जैसे राक्षसों से भरी दुनिया में जिंदा रहना है तो जानकारी ही उसका सबसे बड़ा हथियार होगी। डेकर के होठ आखिरकार खोले और उसने कहा, अगर तुम्हें मुझसे जानकारी चाहिए ए लड़के, तो ये सुन ले, मैं एक इंसानी गुलाम को अपना ज्ञान देने के बजाय मरना पसंद करूंगा। ये पैरासाइट जेम मेरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है, पर मेरी मर्जी को नहीं। तो उस डायमंड को पैरासाइट जेम कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है। जैकब ने समझदारी में सिर हिलाया। जैकब ने ठंडे स्वर में कहा, जैसा उसे उम्मीद थी। ओहो, भेड़िया अपने दांत खो सकता है पर अपनी फितरत नहीं, ये तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है। डेकर इस अजीब से मुहावरे को सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। जैकब की कड़वी आवाज़ फिर गूंजी, तुम सही हो, मुझे जानकारी चाहिए, पर तुम एक चीज़ में गलत हो, और वो ये है कि मैं तुमसे विनती यानी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कर ले जो तेरा जी चाहे नीच इंसानी गुलाम, मैं तुम इंसानों जैसा नहीं हूँ जो दर्द से टूट जाएं। डेकर ने बस मुस्कुरा कर कहा, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, भले ही पैरासाइट जेम तुम्हारी मर्जी कंट्रोल न कर सके, पर ये तुम्हारे शरीर को तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है ना? तो क्या हुआ अगर ये मेरी बॉडी कंट्रोल कर सकता है? तुम इससे बुरा क्या कर लोगे? थोड़ा दर्द दोगे, या मेरे हाथ पैर एक एक करके काटोगे, या मेरे शरीर में कोई कीड़ा डालोगे, या शायद मेरा रेप करोगे? तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितना दर्द सहा है। तुम बस उन किस्मत वाले कमीनों में से एक हो और कुछ नहीं। डेकर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। उसमें डर का नामो निशान नहीं था। जैकब की आंखें सिकुड़ गईं। वो बता सकता था कि डेकर पूरी तरह से पागल यानी मैडमैन है, जिसे किसी का डर नहीं और जो हमेशा मौत के लिए तैयार है। ऐसे लोगों से निपटना सबसे मुश्किल होता है और जैकब ऐसे लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत करता था।
और तो और ये छोटा शैतान इंसान भी नहीं था और जैकब को उसकी प्रजाति या कमजोरी के बारे में कुछ नहीं पता था, जिससे उसका पक्ष कमजोर हो गया। ठीक है, तुम्हें दर्द से डर नहीं लगता तो जल्दी मौत के बारे में क्या ख्याल है? जैकब ने दूसरा तरीका अपनाया। जल्दी मौत? थैंक यू, नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मुझे पूरी दुनिया भी क्यों ना दे दो। डेकर अपनी जिद पर अड़ा रहा। इस बार जैकब का चेहरा बर्फीला यानी फ्रॉस्टी हो गया। उसने अचानक कहा, तुम्हें पता है, अपनी पूरी जिंदगी में मैंने किसी को नहीं मारा, ना ही किसी को तड़पाया। जानते हो क्यों? डेकर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि तुम एक डरपोक हो और अंत में तुम मेरे गुलाम बन गए। कमज़ोर और जाहिल लोगों की यही किस्मत होती है। जैकब ने डेकर के ताने को बुरा नहीं माना, क्योंकि डेकर को नहीं पता था कि यह शरीर इस हालत में कैसे पहुंचा। उसने कहा, अब मुंह बंद रखो और सुनो। मैंने किसी को नहीं मारा क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं मार नहीं सकता था या मारना नहीं चाहता था, पर मुझे डर था कि अगर मैंने एक बार शुरू किया तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, कि मुझे इसमें मज़ा आने लगेगा और मुझे इसकी लत लग जाएगी। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने अपनी माँ को एक गैंग फाइट की आवारा गोली से अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। गोली सीधे उनकी बाईं आंख में लगी थी जब मैं उनकी गोद में था। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल का था, पर मैं उस मंजर को कभी नहीं भूल पाया, उस एहसास को जब मैं उनके गर्म खून से लथपथ था। मैं कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैं बस पागलों की तरह रोते हुए उन्हें पुकार रहा था। उसके बाद मैं जानता था कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं पूरी दुनिया को जला देना चाहता था और हर जिंदा चीज़ को अपना वो दर्द महसूस कराना चाहता था जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मुझे हमेशा इतना गुस्सा आता था कि मन करता था बस सबको जान से मार दूं। और जिन लोगों से मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता था वो कोई गैंग्स नहीं थे, बल्कि मेरे अपने पिता थे, जिनसे मैं बहुत बाद में मिला और जिन्हें मैं अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानता था। क्योंकि अगर वो वहाँ होते तो माँ को इतनी देर तक काम नहीं करना पड़ता और उन्हें हमेशा मुझे मेरे नाना नानी के घर से लेने नहीं आना पड़ता। इसके बावजूद मैंने कभी अपनी उस काली इच्छा, किलिंग डिज़ायर को पूरा नहीं किया, क्योंकि मैं दिल की गहराई में जानता था कि अगर मैंने एक बार शुरू किया तो मैं खुद को कभी रोक नहीं पाऊंगा। और मेरे नाना नानी हमेशा मुझ पर नज़र रखते थे। फिर भी मेरे अंदर एक शैतान, डीमन, बहुत गहराई में छिपा हुआ था। इसलिए उसे काबू में रखने के लिए मैंने अपना ध्यान दूसरी जगह लगाया। और विडंबना देखो, मैंने वही बिजनेस चुना जिसकी वजह से मेरी माँ की जान गई थी, हथियार, वेपनरी। मुझे नहीं पता क्यों, पर जब भी मैं उन सामूहिक विनाश वाले हथियारों पर रिसर्च करता था, मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। ये मुझे शांत करता था, या यूं कहूं कि ये उस शैतान को पिंजरे में रखता था। मेरे बनाए हथियारों की वजह से न जाने कितने लोग मारे गए, और ये जानते हुए भी मैं नहीं रुका, क्योंकि मैं रुक ही नहीं सकता था। भले ही मैंने उन्हें खुद नहीं मारा, पर मैंने वो औजार डिज़ाइन और क्रिएट किए जो किसी को भी कहीं भी मार सकते थे। मैंने उन्हें इतनी बारीकी से बनाया था कि जब उनका इस्तेमाल हो तो शिकार के पास जिंदा बचने का कोई मौका ही ना हो। मैंने एक नया हथियार बनाया और दुनिया के सामने पेश किया, और उसकी वजह से मैं एक टाइकून बन गया। लोग मुझे एक जीनियस रिसर्चर कहने लगे, कातिल नहीं। लेकिन वो सिर्फ इकलौती तकनीक नहीं थी जो मैंने विकसित की थी। ऐसे 10 या उससे भी ज़्यादा खौफनाक हथियार थे जो मैंने डिज़ाइन किए थे, पर मैंने उन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया, ना ही किसी को बताया। क्योंकि मैं जानता था कि अगर उन हथियारों के ब्लूप्रिंट्स ने दिन का उजाला देख लिया तो वो सचमुच पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर देंगे। और मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि मैं भी तो उस आग में जलकर खाक हो जाता। खैर, मैं खुद को इस रास्ते पर चलने से कभी रोक नहीं पाया, क्योंकि इससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी, प्लेजर मिलती थी। इसी तरह मैं एक आम इंसान की तरह जी सका। मेरा एक खुशहाल परिवार भी था। पर तुम्हें पता है क्या, मैं अपने दिमाग से उस ख्याल को कभी नहीं निकाल पाया कि अगर मैं खुद किसी को मारूं तो कैसा महसूस होगा। अपनी मौत के करीब पहुंचने तक नहीं। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में मैंने पाया कि मैं उस खून की प्यास से कहीं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से प्यार करता हूं। और आखिरकार मैंने उस शैतान पर काबू पा लिया जो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ था। लेकिन जिसे मैं कभी नहीं हरा सका वो थी मौत। भले ही मैंने उसे धीमा कर दिया, पर वो आई और मुझे ले गई। इसने मुझे समझाया कि ज़िंदगी मेरी सोच से कहीं ज़्यादा कीमती थी। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी में किए गए कामों पर पछतावा हुआ। मुझे एक सच्ची निराशा महसूस हुई, एक ऐसा डर जिसे सिर्फ एक मरता हुआ इंसान ही समझ सकता है। बहरहाल, किसी तरह यहाँ जागने के बाद और तुम्हारे द्वारा दिए गए उन सारे टॉर्चर और दुखों को सहने के बाद मैंने पाया कि मेरे अंदर का वो शैतान अभी भी वहीं है। वो कभी गया नहीं, ना ही ख़त्म हुआ।
मैं अनजाने में उसे कंट्रोल कर रहा हूं और तुमने मुझे उसे समझने में मदद की। जेकब का चेहरा भावहीन था जब उसने वो सब कबूल किया जो उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने सीने में दबाए रखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी को ये सब बताएगा। उसने सोचा था कि वो इस राज को अपनी कब्र में ले जाएगा, और वो ले भी गया था। लेकिन डेकर से मिलने के बाद उसे ये सब बताने का मन किया, क्योंकि डेकर ही वो शख्स था जिससे उसे बहुत लंबे अरसे बाद बात करने का मौका मिला था। मशीनों के सहारे जीने वाले उन सालों में ना तो वो ठीक से बोल सकता था और ना ही सोच सकता था। कोई उससे मिलने नहीं आता था, और अगर कोई आता भी तो अपनी हालत की वजह से वो उनके शब्द समझ नहीं पाता था। लेकिन इस शरीर पर कब्जा करने के बाद उसे फिर से जिंदा महसूस हो रहा था, और डेकर ने उसे सिखा दिया था कि ये दुनिया उसके जैसे ही क्रूर, रूटलेस लोगों और राक्षसों से भरी है। ये उसकी पिछली दुनिया से कहीं ज्यादा खतरनाक है, और यहां जिंदा रहने के लिए उसे भी बेरहम बनना होगा। फिर भी वो डेकर से नफरत करता था, क्योंकि उसने उसे वो सारा दर्द और निराशा दी थी, और अब वो बात करने से भी मना कर रहा था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? जेकब ने सपाट आवाज में कहा। तुम अब बोल सकते हो। वो नहीं चाहता था कि डेकर उसे बीच में टोके, इसलिए उसने पहले उसे चुप करा दिया था। डेकर अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। ऐसा लगता है कि उन सारे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सड़ गया। तुम्हारे वहम की सचमुच कोई हद नहीं है। वो हंसता भी क्यों नहीं? जेकब अपनी पिछली जिंदगी और पुनर्जन्म की बात कर रहा था। डेकर को इसमें से कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि यह सब उसके लिए एक फैंटेसी कहानी और एक पागल की कल्पना जैसा था। वो इस पर कभी विश्वास नहीं करेगा, चाहे आप उसे पीट पीट कर मार ही क्यों ना दें। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट डेकर जैसे किसी के गले नहीं उतर सकता था। जेकब का चेहरा अब भी भावहीन था। उसने कहा, शायद तुम सही हो या शायद नहीं, पर क्या तुम्हें मेरी कहानी के पीछे का छिपा हुआ मतलब समझ नहीं आया, या तुम बस एक पढ़े लिखे बेवकूफ हो? तुम बस एक सन की इंसान हो, तो मेरे साथ समझदारी की बातें करना बंद करो। डेकर ने नफरत से ताना मारा। जेकब को बुरा नहीं लगा और उसने अपनी बात जारी रखी। ये बहुत सिंपल है। दरअसल जब आप किसी निराशाजनक स्थिति में होते हैं या किसी चीज़ के लिए बेताब होते हैं, तो आपका दिमाग उसके समाधान के बारे में सोचना कभी बंद नहीं करता, यहाँ तक कि उसे पाने के अलग अलग तरीके भी बनाने लगता है। आप उस चीज़ को चुराने की कल्पना करेंगे या जादुई तरीके से अपनी स्थिति को सुलझाने की सोचेंगे, भले ही तथ्य नामुमकिन हो। लेकिन जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि स्थिति नामुमकिन है या तुम्हें वो नहीं मिल सकता जो तुम चाहते हो, तो तुम्हारा दिमाग इन समाधानों के बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन इससे तुम्हारी सोच पर ताला लग जाता है। तुम खुद को सीमित कर लेते हो, वही चीज़ बार बार करते हो, जब तक कि तुम क्रिएटिवली सोचना बंद नहीं कर देते और खुद को अपने बनाए मानसिक पिंजरे में कैद नहीं कर लेते। देखो, तुम दूसरे वाले जैसे हो। चूंकि तुमने अपनी मौत स्वीकार कर ली है, तुम कभी अपनी जगह से नहीं हिलोगे, ना ही इस तरह सोचोगे। लेकिन मैं पहले वाला हूं, क्योंकि मुझे वो जानकारी बेताबी से चाहिए और मैं उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और हर तरीका सोचूंगा। और ये मुझे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में मदद करता है, जिसे हम कल्पना कहते हैं। हालांकि मैं पहली किस्म का इंसान हूं, क्योंकि मुझे वो जानकारी बेताब होकर चाहिए और मैं उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ये मुझे बॉक्स के बाहर सोचने में मदद करता है, जिसे हम कल्पना यानी इमेजिनेशन कहते हैं। और यही वो वजह है कि तुम मुझसे हार गए। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, तब भी नहीं जब मुझे लगा कि मौत ही मेरे दुखों का आसान अंत है। मैंने सोचना बंद नहीं किया, उस निराशा में हर तिनके का सहारा लिया, और देखो आज मैं यहाँ बिना पैरासाइट जेम के बैठा हूँ, जबकि तुम उसी जगह पैरासाइट जेम के साथ मेरे सामने घुटने टेके हुए हो। जैकब के शब्द किसी अदृश्य खंजर की तरह डेकर के दिल और दिमाग को चीर रहे थे। भले ही वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, पर जैकब सच बोल रहा था। डेकर ने विरोध करना छोड़ दिया था और अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। लेकिन वो अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जैकब को नीची नज़र से देखता था। आधा इसलिए क्योंकि वो इंसान था, और आधा इसलिए क्योंकि वो उसका पूर्व गुलाम था। वो जैकब के सामने झुकने से बेहतर मरना पसंद करेगा। उसे वो संतुष्टि नहीं देना चाहता था। इंसानी गुलाम, तेरी बातें बस हवा हवाई हैं और तू एक पागल है। तुझे मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। तूने कहा कि तू दूसरों को मारने से डरता था क्योंकि तुझे उसकी लत लग जाती। मुझे हंसा मत। कोई भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे लालच को नहीं रोक सकता, और तू तो अभी कल का लौंडा है। तू कह रहा है कि तूने ऐसे हथियार बनाए जो कभी अपना निशाना नहीं चूकते। हाँ, तेरी कल्पना तो कमाल की है, पर तुझे एक बात बता दूं, क्या तूने जाइंट रेस के बारे में सुना है?
ड्वार्फ रेस के बनाए हथियार भी उनकी चमड़ी नहीं भेज सकते, तो तेरी ये बकवास क्या चीज़ है? डेकर आखिरकार गुस्से में चिल्लाया। लेकिन जाइंट रेस और ड्वार्फ रेस का नाम सुनते ही जैकब के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसे अभी तक नहीं पता था कि डेकर किस प्रजाति का है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में जाइंट्स और ड्वार्फ जैसी पौराणिक प्रजातियां, मिथिकल रेसेस सचमुच में मौजूद होंगी। इस दुनिया में शायद जादुई ताकतें यानी मैजिक भी हैं। जादू का ख्याल आते ही जैकब का दिल थोड़ा जोर से धड़कने लगा। उसे अपने अंदर वो एनर्जी महसूस हो रही थी और डेकर की बातें सुनकर उसे यकीन हो गया कि यहाँ जादू का वजूद है। हालांकि डेकर ने जैकब की तेज धड़कन को गलत समझ लिया और घृणा से हंसा। क्या हुआ, अब डर गया? तुम इंसान बस अनकॉमन रेस रीजन में उन बाकी मामूली प्रजातियों के साथ रहते हो, इसलिए तुम्हें रेयर रेस रीजन की प्रजातियों के खौफ का कोई अंदाजा नहीं है। तो अपनी बकवास बंद कर और अपने उन हसीन सपनों से बाहर निकल जहां तुझे लगता है कि तू जो चाहे कर सकता है। ताकत के बिना कल्पना करने का भी हक नहीं मिलता। जैकब ने डेकर की नफरत भरी बातें शांति से सुनी, जिनसे इस दुनिया और यहाँ इंसानों की हैसियत के बारे में और भी बातें पता चल रही थी। तो इंसानों को यहाँ एक मामूली प्रजाति माना जाता है। हाँ, जैकब को मानवता पर थोड़ी दया आई, क्योंकि वो अपने पिछली और नई दोनों जिंदगियों में इंसान ही था। जैकब ने फिर पूछा, तो क्यों ना तुम मुझे वो सब बता दो जो मैं जानना चाहता हूँ, और शायद मैं तुम्हें जाने दूँ। क्या ख्याल है? डेकर के इस छोटे से धमाके के बाद जैकब को और जानकारी चाहिए थी। डेकर भी अपनी भड़ास निकालने के बाद शांत हो गया था। उसने जिद्दी होकर कहा, भाड़ में जा। जैकब ने निराशा में सिर हिलाया और कहा, चूंकि मैं तुम्हारी मर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता तो ठीक है, पर यह मत भूलना मैं तुम्हारे शरीर को पूरी तरह नचा सकता हूँ। हाँ, कर ले जो तेरा जी चाहे गुलाम। डेकर ने अपने जानवरों वाले दांत दिखाते हुए कहा। जैकब अचानक हल्का सा हंसा। तुमने कहा कि कल्पना करने के लिए भी ताकत चाहिए, है ना? पर मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूं, तुम कुछ नहीं हो, बस वो हो जिसे पूरी जिंदगी दूसरों ने दबाया है। और अब तुम इस दुनिया को सिर्फ दो रंगों में देखते हो, काला और सफ़ेद, सही और गलत, जीवन और मृत्यु। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी उस घटिया और दयनीय जिंदगी के बाद दबने का आदी हो चुका है। मैं तुम्हें आसानी से पहचान सकता हूँ। जिस तरह तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट करते वक्त डिप्रेशन में थे, और जिस तरह तुम यहाँ वीराने में बिना किसी दोस्त या परिवार के रह रहे हो, ये तुम्हारी दयनीय लाइफ हिस्ट्री और तुम्हारी छोटी सोच का सबूत है। जैकब के इस ताने के बाद डेकर का चेहरा सदमे और फिर नफरत से विकृत हो गया। जैकब ने ठंडे स्वर में कहा, क्या हुआ? मैंने दुखती रग पर हाथ रख दिया? क्या उस छोटे आदमी को याद आ गया कि उसे दूसरों के पैरों तले कितनी बार रौंदा गया था? क्या तुझे अभी भी उनके जूतों का दबाव और उनके नीचे की धूल का स्वाद याद है? बोलना, वो गहे महान छोटे कमीने। डेकर के मुंह से आग निकलने ही वाली थी, क्योंकि जैकब की बातें कड़वे सच के बहुत करीब थीं। उसे अपनी जिंदगी के उस दौर से सबसे ज्यादा नफरत थी, और अब वो जैकब की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ए कमीने, मुंह बंद रख। जैकब ने डेकर के एक और शब्द बोलने से पहले ही उसे चुप करा दिया। मैंने तेरी बहुत बकवास सुन ली, अब मैं तुझे दिखाता हूं कि हमेशा एक तीसरा रास्ता भी होता है। जैकब के आदेश के बाद डेकर का चेहरा फिर से एकदम भावहीन हो गया और उसका मुंह बंद हो गया। चूंकि अब तुम्हारी आंखें नहीं रहीं, तो तुम्हें वो पाने के लिए जो मुझे चाहिए, कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। और इससे यह भी साबित होगा कि मेरे छोटे गुलाम होने के बावजूद तुम कल्पना कर सकते हो। जैकब ने शांत चेहरे और ठंडी आवाज में कहा। हालांकि वो जानता था कि यह मुश्किल होने वाला है, पर उसके पास वो हासिल करने का एक तरीका था। और अगर ये काम नहीं किया तो उसे डेकर की उन बातों का कि उसे दर्द या टॉर्चर से डर नहीं लगता, एक खौफनाक इम्तिहान लेना ही पड़ेगा। जैकब अच्छी तरह जानता था कि जब तक आप खुद अनुभव नहीं करते, आप मौत के करीब आने के डर को कभी नहीं समझ सकते। अपनी जवानी में वो भी किसी गर्म खून वाले नौजवान की तरह मौत से नहीं डरता था, लेकिन जब वक्त आया तब उसे पता चला कि वो जीने के लिए कितना तड़प रहा था। चलो एक गुलाम की कल्पना यानी इमेजिनेशन का इम्तिहान लेते हैं, है ना? जैकब की ठंडी आवाज़ डेकर के कानों में गूंजी, जिसका चेहरा इस वक्त एकदम भावहीन था। जैकब ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम ठीक उसी जगह घुटने टेके हुए हो जहां कभी मैं था। तो तुम आसानी से उस जगह की तस्वीर अपने दिमाग में बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कभी आंखें थी और तुम इस कमरे को किसी और से बेहतर जानते हो। जैकब की आंखों में एक चमक आ गई। अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को पिग हेड के ग्लास सेल की तरफ उठाओ। डेकर का दाहिना हाथ अचानक सीधा ऊपर उठा और उसकी उंगली पिग हेड के सेल की तरफ इशारा करने लगी। जब वो रुका तो उसका निशाना सिर्फ 2 सेंटीमीटर चूका था। इसे 2 सेंटीमीटर बाएं करो और तुम बिल्कुल ग्लास सेल के बीच में इशारा कर रहे होंगे। जैकब ने बड़े इत्मीनान से हुक्म दिया और डेकर के शरीर ने वैसा ही किया। देखा, अब तुम्हें बिना आंखों के भी पता है कि तुम कहाँ घुटने टेके हुए हो। एक गुलाम की कल्पना के लिए बुरा नहीं है, मैं कहूँगा। जैकब ने ठंडे स्वर में ताना मारा। दूसरी तरफ डेकर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये हरामखोर इंसान मेरी सोच से कहीं ज़्यादा शातिर है। इसने रेयर ग्रेड पैरासाइट जैम को इस्तेमाल करने की ट्रिक भी ढूंढ ली।
डेकर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो अच्छी तरह जानता था कि पैरासाइट जैम सिर्फ शरीर को कंट्रोल करता है, दिमाग को नहीं। लेकिन इसे कम नहीं आंका जा सकता था, क्योंकि बिना दिमाग के भी शरीर बोलने के काबिल था। जब तक सामने वाले को पता है कि क्या पूछना है और कैसे पूछना है, वे आसानी से दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, और जैकब ठीक यही कर रहा था। जैकब ने पैरासाइट जेम के इस फायदे को तुरंत पकड़ लिया था। भले ही पीड़ित के पास अपनी मर्जी और सोचने की शक्ति हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही आपका दिमाग किसी चीज़ के बारे में सोचता है, आपका शरीर उसे तुरंत प्रकट कर देता है। आप अपने दिमाग को बंद नहीं कर सकते और ना ही उस पर पूरा काबू पा सकते हैं, क्योंकि ये नामुमकिन है। डेकर पूरी कोशिश कर रहा था कि वो जैकब के सवालों के बारे में ना सोचे, लेकिन चाहे जो हो जाए, एक माइक्रोसेकंड के लिए उसका दिमाग तुरंत जवाब के बारे में सोच ही लेता था। और जैकब के लिए ये छोटा सा मौका काफ़ी था, बशर्ते वो सही सवाल पूछे। भले ही डेकर अपने दिमाग को कंट्रोल करके जानकारी हटा दे, जैकब ये जानना चाहता था कि डेकर अपने दिमाग से तेज नहीं भाग सकता। जैकब ने फिर पूछा, क्या हम अभी ज़मीन के नीचे हैं? अगर हाँ, तो अपना हाथ दाहिनी ओर हिलाओ, अगर नहीं तो बाईं ओर। डेकर का हाथ फौरन दाईं ओर घूमा। मुझे यही लगा था। क्या बाहर जाल बिछाए गए हैं? हाँ या ना के लिए हाथ उसी तरह हिलाओ। जैकब इस बात को भी पक्का करना चाहता था। डेकर का हाथ फिर से दाईं ओर घूमा, जिसका मतलब था कि बाहर जाल बिछाए गए थे। जैकब ने बस एक आह भरी और पूछा, देखा, ये इतना मुश्किल भी नहीं था, है ना? अब देखते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछली बार मैंने एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ सुनी थी, एक किताब बंद होने की आवाज़, और उसके बाद एक अजीब सी आवाज़, जब तुम्हें लगा था कि मैं ब्लड चेंजिंग प्रोसेस के बाद बेहोश हूँ, पर मैं नहीं था। क्या मुझे उस किताब से वो जानकारी मिल सकती है जो मुझे चाहिए? जैकब के शब्द सुनते ही डेकर का दिल कांप उठा। उसने पागलों की तरह किसी और चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, वो उस किताब के बारे में सोच चुका था और उसका हाथ सहमति में दाईं ओर हिल गया। यह बहुत बुरा हुआ, डेकर ने घबराहट में सोचा। जैकब ने डेकर को यह मौका बर्बाद करने का कोई चांस नहीं दिया और तुरंत अगला सवाल दाग दिया। क्या वो किताब इस कमरे के अंदर है? अगर है तो उस दिशा में उंगली उठाओ, और अगर वो तुम्हारे बैग में है तो हाथ नीचे कर लो। डेकर की उंगली थोड़ी कांपने लगी, जैसे वो अपने शरीर पर कंट्रोल पाने के लिए लड़ रहा हो। उसकी नाक से खून टपकने लगा, लेकिन जैकब ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे डेकर की उस बेतहाशा हरकत और उसकी उंगली के दाईं और हल्के से इशारे से अपना जवाब मिल चुका था। पहले उसे यकीन नहीं था कि किताब के बारे में उसका अंदाज़ा सही है या गलत, लेकिन अब वो 100% श्योर था कि वो किताब इसी कमरे में कहीं छिपी है, उसे बस ढूंढना बाकी था। लेकिन जैकब हैरान रह गया जब उसने देखा कि डेकर की उंगली एक ही जगह पर जाम होकर कांप रही है और उसकी नाक और आंखों से खून बह रहा है। वो डेकर की विल पावर देखकर दंग रह गया। उसने खुद अनुभव किया था कि ये पैरासाइट जेम कितना ताकतवर है। वो खुद भी उस रहस्यमयी एनर्जी की मदद से ही थोड़ा बहुत हिल पाया था, लेकिन डेकर उसके बिना ही लड़ रहा था। रुको! जैकब जानता था कि अगर उसने डेकर के संघर्ष को नहीं रोका तो वो मर सकता है, और जैकब अभी ये नहीं चाहता था। लेकिन इससे यह भी साफ हो गया कि डेकर सचमुच मरने के लिए तैयार था और उसे दर्द या टॉर्चर का कोई डर नहीं था। हालांकि जैकब ने डेकर के पागलपन या लूनेसी को कम आंका था। वो रुकने के किसी संकेत के बिना अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता रहा। उसका इरादा साफ तौर पर खुद को मारने का था। जैकब ने जल्दी से कहा, पिगहेड, इसे बेहोश कर दो। पिगहेड, जो जैकब के पीछे बेजान खड़ा था, आखिरकार हिला और उसने एक ही जोरदार थप्पड़ में डेकर के दांत तोड़ते हुए उसे बेहोश कर दिया। पिगहेड के तरीके को देखकर जैकब के पास शब्द नहीं थे, लेकिन वो जानता था कि इस मसल हेड सुअर से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उसने बेबसी से आह भरी और कहा, बस इसे ग्लास सेल के अंदर फेंक दो और नीला लिक्विड छोड़ दो। पिगहेड ने तुरंत आदेश का पालन किया। जैकब अपने हड्डियों वाले चेहरे पर भारी भाव के साथ कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि डेकर के साथ उसकी पहली बातचीत का ऐसा नतीजा निकलेगा। उसने फिर से इस दुनिया और डेकर के बारे में अपनी राय बदली। फिर भी उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था। भले ही वो डेकर का पूरा ज्ञान नहीं, सिर्फ लिखी हुई जानकारी थी, लेकिन जैकब के लिए शुरुआत करने के लिए इतना काफ़ी था। उसने कमरे की दीवारों को खटखटाना शुरू कर दिया ताकि कोई छुपा हुआ खाना या कंपार्टमेंट मिल सके। अपनी पिछली ज़िंदगी में वो ऐसी गुप्त जगहों से अच्छी तरह वाकिफ था। खटखटाने के थोड़ी देर के बाद उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि उसकी सेहत अभी उसका मजबूत पक्ष नहीं थी, लेकिन उसने ढूंढना बंद नहीं किया। आखिरकार उसने सीढ़ियों को खटखटाया, और जब उसने सीढ़ियों के निचले हिस्से पर दस्तक दी तो कमरे में किसी खोखली जगह की गूंज सुनाई दी। जैसे ही जैकब ने वो खोखली आवाज़, हॉलो साउंड सुनी, उसकी आंखें चमक उठी। वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी आवाज़ तभी आती है
जब आप किसी खाली जगह पर चोट करें। उसने जल्दी से उस जगह को दबाना शुरू किया और अचानक उसकी उंगली ने कुछ प्रेस किया। एक छोटा सा ट्रैपडोर खुल गया, जिसके पीछे एक क्यूबिक मीटर का खाना था। जैकोब की नज़र दो चीज़ों पर पड़ी। एक हरी किताब थी और दूसरी भी एक पतली किताब जैसी लग रही थी, लेकिन वो एक फटे पुराने सलेटी कपड़े में सावधानी से लिपटी हुई थी। जैकोब ने पहले उस हरी किताब को उठाया जिसका कवर खाली था और उस सलेटी कपड़े वाली चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उसने किताब खोली और पहला पन्ना पढ़ा। डेकर शॉ जर्नल, इम्प गॉब्लिन रेस के शॉ परिवार का एक गर्वित एल्केमिस्ट। जैकोब ने अपनी एक भौं ऊपर चढ़ाई। गॉब्लिन और एल्केमिस्ट शब्द देखकर उसने सोचा, तो मैं एक गॉब्लिन के हत्थे चढ़ा था। हाँ, कोई हैरानी नहीं कि ये इतना बदसूरत क्यों दिखता है, और ये एक एल्केमिस्ट भी है, जिससे इसके सारे एक्सपेरिमेंट्स का पता चलता है। जैकोब ने पन्ना पलटा और परिचय पढ़ा। मेरा नाम डेकर शॉ है और ये जर्नल ज़ोडियाक प्लेन्स पर रहने वाली अलग अलग प्रजातियों की विशेष शारीरिक बनावट स्पेशल फिजिक्स पर मेरी रिसर्च के बारे में है। अफवाह है कि ज़ोडियाक प्लेन्स का कोई अंत नहीं है, एंडलेसली वास्ट है और यहाँ कई प्रजातियाँ रहती हैं। ज़ोडियाक प्लेन्स के 5 ज्ञात क्षेत्र हैं। पहला कॉमन रेस रीजन, जहाँ आम जानवर और वो विशाल जंगल है, लेकिन कोई इस क्षेत्र की परवाह नहीं करता क्योंकि इसमें कुछ भी खास नहीं है। दूसरा है अनकॉमन रेस रीजन, जहाँ बुद्धिमान जीवन रहता है लेकिन उनके पास कोई विशेष शरीर, ब्लड लाइन या टैलेंट नहीं है। इस क्षेत्र को भी पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाता है और सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तीसरा क्षेत्र जहाँ से मैं हूँ वो है रेयर रेस रीजन। ये क्षेत्र बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ विशेष प्रजातियाँ रहती हैं जिनके पास कई विशेष फिजिक और ब्लड लाइन्स हैं। चौथा क्षेत्र रेयरर रेस रीजन, जो रेयरर ग्रेड प्रजातियों का घर है। उनके पास सुपरनैचुरल ताकत और कई विशेष ब्लड लाइन क्षमताएं हैं, जिसकी वजह से वे बहुत घमंडी और अभिमानी हैं। वे हमें नीची नज़र से देखते हैं, सचमुच के कमीने। पांचवा क्षेत्र बहुत रहस्यमयी है और इसे एपिक रेस रीजन कहा जाता है। हमारे पास इस क्षेत्र के बारे में जानने की योग्यता ही नहीं है क्योंकि रेयरर रेस वाले कमीनों ने एपिक ग्रेड रेस के बारे में किसी भी जानकारी को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है। वे उनके वफादार कुत्ते हैं। लेकिन एपिक ग्रेड रेस के बारे में एक बात सबको पता है कि उनके पास मैजिक नाम की कोई चीज़ है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन रेयरर रेस वाले कमीने इससे बेहद डरते हैं। यहाँ तक पढ़कर जैकोब का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। इसने उसके जादू वाले अंदाजे पर मोहर लगा दी थी। भले ही डेकर की जानकारी धुंधली थी, पर जैकोब फैंटेसी कहानियों की वजह से जानता था कि इस शब्द का मतलब क्या है। असीमित शक्ति, एब्सोल्यूट पावर। वो समझ सकता था कि रेयरर रेस वाले घमंडी लोग एपिक रेस वालों से इतना क्यों डरते थे। उसने जल्दी से अगला पन्ना पलटा। सिर्फ पहले पन्ने ने ही कई राज खोल दिए थे। ज़ोडियाक प्लेन्स की प्रजातियों को उनके जन्म स्थान के आधार पर रैंक या ग्रेड में बांटा गया है। कॉमन, अनकॉमन, रेयर, रेयरर और एपिक। अलग अलग पेशे भी हैं और उन्हें भी इन्हीं ग्रेड्स में बांटा गया है। मैं एक अपोथेकरी एल्केमिस्ट हूँ, जो हमारी इम्प गॉब्लिन रेस में एक अनोखा पेशा है, और मुझे अलग अलग प्रजातियों की जीवित चीज़ों पर प्रयोग करना पसंद है। जैकोब ने घृणा से मुंह बनाया और बड़बड़ाया, बीमार मानसिकता वाला कमीना। उसके बाद वो बैठ गया और पढ़ता रहा। दूसरी चीज़ के बारे में वो पूरी तरह भूल गया था। उसने पाया कि ये किताब डेकर ने बहुत छोटी उम्र से लिखना शुरू कर दी थी, क्योंकि शब्दों में उसका उत्साह साफ झलक रहा था। ये आज के क्रूर डेकर जैसा नहीं लग रहा था। जैकोब को कई एक्सपेरिमेंट्स और दवाइयों के फॉर्मूले मिले जो डेकर ने लंबी रिसर्च के बाद बनाए थे। हालांकि इसमें बहुत जानकारी थी, पर जैकोब को डेकर की एल्केमी रिसर्च में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और ना ही वो इसे समझ सकता था क्योंकि उसे इस दुनिया की एल्केमी का कोई ज्ञान नहीं था। डेकर एक बहुत हाई लेवल का एल्केमिस्ट लग रहा था। ये किताब अपोथेकरी एल्केमिस्ट के लिए किसी इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं थी, और कोई भी एल्केमिस्ट अपनी रिसर्च इतनी आसानी से किसी को नहीं देता, अपने चेलों को भी नहीं। ये डेकर की पूरी ज़िंदगी की मेहनत थी। जैकोब पन्ने पलटता गया। वो जानता था कि अगर उसने एल्केमिस्ट बनने का फैसला किया तो ये किताब बहुत काम आएगी, लेकिन अभी उसे जानकारी चाहिए थी। जैसे जैसे जैकोब पन्ने पलटता गया, लिखाई और परिपक्व होती गई और नौजवान डेकर की बकवास खत्म हो गई, जबकि उसके एक्सपेरिमेंट्स लंबे और जटिल होते गए। जैकोब ने डिसाइड किया कि वो सीधे अंत में देखेगा
क्योंकि ये किताब 8 इंच मोटी थी और लगभग पूरी भर चुकी थी। वो जानना चाहता था कि उसके शरीर पर कब्जा करने से पहले डेकर उस पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आखिरकार उसे आखिरी एंट्री मिली जो कि उसके ब्लड चेंज रिजल्ट के बारे में थी। डेकर ने उसे खाली छोड़ दिया था, जिसका मतलब था कि वो जैकोब की ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद उसे लिखने वाला था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जैकोब ने कई पन्ने पीछे पलटे और लगभग 100 पन्ने पीछे जाने के बाद उसे एक नोट मिला जो किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं था। उसने उसे पढ़ा। आज एक रेयरर रेस माउंटेन जायंट्स हमारी इम्प गॉब्लिन रेस के पास आए। वे रेयरर रेस रीजन के अंदर एक अभियान के लिए कुछ अपोथेकरी एल्केमिस्ट्स को काम पर रखना चाहते थे। ये साफ तौर पर एक मौत का मिशन था, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस अभियान के तुरंत बाद हमें मार दिया जाएगा ताकि वे कमीने इस राज को राज ही रख सकें। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है और हम उनकी मांग को ठुकरा नहीं सकते हमेशा की तरह। मुझे मेरे प्रतिद्वंदी आर्च राइवल ने दूसरों के साथ इस डेथ मिशन के लिए चुना था, जो अपनी टॉप टैलेंट की वजह से एल्डर काउंसिल का एल्डर बन चुका है। उसका नाम लूप है और उसने आखिरकार मुझे बूढ़े से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। वो एक पाखंडी और साजिश करने वाला कमीना है। उसने कई बार मेरी रिसर्च का फ़ायदा उठाया और वो पद हासिल किया जो मेरा था, लेकिन अफसोस मैं बहुत भोला था और उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च में व्यस्त था। और अब वो मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है ताकि मैं उसके रास्ते में ना आ सकूं। लेकिन मैं ये किताब नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी सारी रिसर्च कब्र में ले जाऊंगा। और अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ और ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें ये किताब मिली। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं यह किताब नहीं छोड़ूंगा, या तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें यह किताब मिली। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यह नोट पढ़कर जैकब की आंखें सिकुड़ गईं, या किसी डायरी एंट्री से ज़्यादा मरने से पहले की चिट्ठी यानी सुसाइड नोट लग रही थी। चूंकि उसने लिखना जारी रखा, इसका मतलब है कि वह उस अभियान से जिंदा बच निकला। और यहाँ भी साफ था कि वह यहाँ किसी से छिप रहा था। या तो वह अपने कबीले से भागा था, या उन माउंटेन जायंट से, या फिर शायद वह अकेला बचा था और बाकी सब मारे गए, जिसका मतलब था कि वह कभी अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता था। जैकब ने ऐसे कई सिनारियो सोचे जहां डेकर के पास किसी चूहे की तरह छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने अगला पन्ना पलटा और हैरान रह गया। आधा पन्ना बस हा 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 से भरा हुआ था। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई और उसके बाद लिखे शब्दों ने उसे चौंका दिया। मैं उन साजिश करने वाले कमीनों से बच निकला, और सिर्फ भागा ही नहीं, मैंने वह छोटा खजाना संदूक भी चुरा लिया जो उन्होंने मिस्टी एबिस से खोदा था। मैं जानता हूं कि मैं वापस नहीं जा सकता और शायद मेरी वजह से वे मेरी पूरी प्रजाति का कत्लेआम कर दें, पर मुझे उन नाम के कबीले वालों की कोई परवाह नहीं है जिन्होंने हमेशा मुझे दबाया। अच्छा होगा अगर वे सब मारे जाएं, हा हा हा। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, मैंने उन बड़े बेवकूफ़ों की आंखों में धूल झोंक दी और इस खजाने के साथ उन्हें चकमा दे दिया। या उन्हें एक बड़ा सबक सिखाएगा कि कभी किसी गॉब्लिन को कम मत समझो। जैकब ने सिर हिलाया। उसका अंदाज़ा सही था। उसने आगे पढ़ा। मैं रेनी माउंटेन रेंजेस में अपने एक ठिकाने पर आ गया हूँ। यहाँ मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक फैसिलिटी बनाई थी। मेरे अलावा किसी को इसके बारे में नहीं पता। अपने निशान मिटाने के बाद मैंने राहत की सांस ली और उस छोटे खजाना संदूक की तरफ ध्यान दिया। यह संदूक प्राचीन था और सिर्फ एक लकड़ी के ताले और अजीब सिंबल वाले कपड़े से सील था। खैर, मैंने उसे तोड़कर खोला और मुझे 3 चीज़ें मिली। एक प्राचीन जानवर की खाल वाला पत्र, पेंडेंट जो अपनी ही पूंछ खाते हुए सांप जैसा दिखता था, और एक पतली किताब जो फटे पुराने स्लेटी कपड़े में लिपटी थी। उस कपड़े पर जो शब्द लिखे थे वह बहुत पुरानी भाषा में थे जिसे हम रून लैंग्वेज कहते हैं। मुझे इसकी थोड़ी बहुत समझ थी क्योंकि हमारी गॉब्लिन रेस को हर तरह का ज्ञान इकट्ठा करने का शौक है। उस खाल के टुकड़े पर सिर्फ 2 लाल शब्द लिखे थे। मुझे नहीं पता मैंने सही अनुवाद किया या नहीं, पर उनका मतलब था शापित अमरता। मुझे नहीं पता कि लिखने वाला क्या कहना चाहता था, पर मुझे इसमें कोई गहरा मतलब नहीं दिखा। जहाँ तक पेंडेंट की बात है, वह बिना किसी खरोच के एकदम नया और सजीव लग रहा था, इसलिए मुझे पता था कि वो असाधारण है और मैंने उसे रख लिया। आखिरी चीज़ थी वह पतली किताब जो स्लेटी कपड़े में लिपटी थी। जब मैंने उसे खोला तो उसका कवर एकदम सफ़ेद था, बिना किसी खरोच या सड़न के। अगर मैंने खुद वह पुराना संदूक ना खोला होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि यह नई दिखने वाली किताब ज़मीन से खोदी गई है। और उसके कवर पर गहरे रंग की स्याही से रून लैंग्वेज में 3 शब्द लिखे थे, और जब मैंने उनका अनुवाद किया तो मैं सन्न रह गया। उस पर लिखा था इमॉर्टल मेकिंग जर्नल। मुझे लगा ये बकवास है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खोला, मुझे नहीं पता ये मेरा वहम था या क्या, लेकिन जैसे ही मैंने उन रून अक्षरों को देखा, मैं उन्हें तुरंत समझ गया जैसे मैं अपनी मातृभाषा पढ़ रहा हूँ।
मैं जितना पढ़ता गया उतना हैरान होता गया। अगर ये जर्नल असली है तो कोई भी उन निर्देशों का पालन करके सचमुच अमरता हासिल कर सकता है। लेकिन मैं इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि इसके निर्देश बहुत ही अवास्तविक हैं। सबसे पहले तुम्हें अपना दिल एक मॉडिफाइड दिल से बदलना होगा और इसमें जिंदा रहने का चांस सिर्फ 1% है। मैं खुद पर आजमाने से पहले इन शब्दों की सच्चाई परखूंगा। यह बहुत पागलपन है, लेकिन अगर यह सच है तो मैं एक ताकतवर अमर बन जाऊंगा और उन कमीनों से बदला लूंगा। यहाँ पढ़ते ही जैकब की आंखें तारों की तरह चमक उठी। अमरता और अमर बनाने वाली जर्नल जैसे शब्द सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। भले ही उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने जैकब की जर्नल बंद कर दी। उससे अपने सवालों का जवाब मिल गया था कि डेकर उस पर ये एक्सपेरिमेंट्स क्यों कर रहा था और वो सफल होने के लिए इतना बेताब क्यों था। यह सब उस इमॉर्टल मेकिंग जर्नल की वजह से था। अमरता कौन नहीं चाहता? कौन हमेशा के लिए जीना नहीं चाहता? कौन इस लालच से बच सकता है? सिर्फ खुद को महान समझने वाले बेवकूफ। जैकब की सबसे बड़ी इच्छा अमरता ही तो थी और वो इस बार मरना नहीं चाहता था। अपनी पिछली जिंदगी में भी उसने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए हर तरीका आजमाया था, भले ही वो बकवासी क्यों ना हो। और अब क्या? अब एक जर्नल उसे सीधे अमरता का रास्ता दिखा रही थी। वो इस लालच को कैसे छोड़ सकता था? वैसे भी उसके पास खोने के लिए क्या था? डेकर के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसके पास जीने के लिए सिर्फ 5 साल बचे थे। एक तरह से वो पहले ही उस रास्ते पर चल पड़ा था जो उस जर्नल में लिखा था। तो अब वो देखना चाहता था कि क्या ये सचमुच कामयाब हो सकता है। जैकोब अपनी सांसें थामे धीरे धीरे उस खुफिया खाने की तरफ बढ़ा। उसकी नज़रें उस सलेटी कपड़े यानी ग्रे रैपिंग पर टिकी थीं। हालांकि उसे पता था कि यह सब झूठ भी हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह भरोसा करना नहीं छोड़ना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि शायद उस जर्नल में कोई सच्चाई छिपी हो। जैकोब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो घबराहट और डर की वजह से हल्का हल्का कांप रहा था। उसने सलेटी कपड़ा हटाया और जैकोब की चमकती आंखों के सामने एक पतली सफ़ेद किताब आ गई। ये किताब बस 2 इंच पतली थी और बहुत ही साधारण लग रही थी। अगर उसने डेकर की जर्नल ना पढ़ी होती तो उसे लगता कि ये कोई नई खरीदी हुई मामूली किताब है। इसके अलावा सफ़ेद कवर पर काली स्याही से कुछ अजीब सिंबल्स यानी निशान बने थे जो टाइटल जैसा लग रहे थे, लेकिन जाहिर है जैकोब उन्हें समझ नहीं पा रहा था। बिना और देरी किए जैकोब ने किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। वो देखना चाहता था कि क्या वो डेकर की तरह बिना किसी जानकारी के इसके कंटेंट को पढ़ सकता है। अगर ये काम कर गया तो उसके पास इस किताब पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जो वो चाहता भी था। लेकिन अगर नहीं तो वो बस अपनी फूटी किस्मत को कोस सकता था, क्योंकि वो कवर पर लिखे सिंबल्स समझ नहीं पा रहा था और डेकर तो अब भीख मांगने पर भी उसे नहीं सिखाता। लेकिन जैसे ही जैकोब का हाथ किताब से छुआ, धड़ाम, उसका दिल जोर से धड़का। या सटीक तौर पर कहें तो उसका दिल नहीं बल्कि वो रहस्यमयी एनर्जी जो हमेशा सोई हुई लगती थी और जैकोब के कंट्रोल में थी, अचानक जाग उठी। ये सिर्फ वो एनर्जी नहीं बल्कि वो काला पेंडेंट जो डेकर से उसने लिया था और अभी उसके गले में लटका था, वो भी गर्म होने लगा। जैकोब इस अजीब मोड़ से हैरान था, लेकिन वो जानता था कि ये सब किताब को छूते ही शुरू हुआ है। कोई भी समझदार इंसान तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता, लेकिन जैकोब ने नहीं खींचा। इसके विपरीत उसने हाथ हटाने के बजाय किताब को और कसकर जकड़ लिया। जैकोब की सोच दूसरों से बिल्कुल अलग थी। पहली बात, जैकोब को लगा ये एक मौका है, जिंदगी बदलने वाला मौका, क्योंकि महीनों तक उस एनर्जी को कंट्रोल करने के बाद वो जानता था कि वो उसके लिए हानिकारक नहीं है। दूसरी बात, जब उसने किताब को छुआ तो पेंडेंट ने भी रिएक्ट किया। डेकर की जर्नल से उसे पता था कि ये पेंडेंट इसी किताब के साथ मिला था, इसलिए उसे ये जुआ खेलने की हिम्मत मिली। तीसरी बात, जैकोब अब जानता था कि ये एनर्जी डेकर के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है और अगर ये किताब पर रिएक्ट कर रही है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। आखिरी और सबसे बड़ी बात, जैकोब एक पुनर्जन्म लेने वाला इंसान था और अमरता के लिए पागल था। जब तक उसे उम्मीद दिख रही थी वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और उसे इस किताब में एक बहुत बड़ी उम्मीद दिख रही थी। जैसे ही जैकोब ने किताब को भींचा, उसे महसूस हुआ कि वो एनर्जी बेताब हो रही है और तेज होती जा रही है, जैसे वो उसकी छाती से बाहर कूदना चाहती हो। जहां तक पेंडेंट की बात है, वो अचानक किसी पेंडुलम की तरह खुद ब खुद जैकोब के दिल की तरफ खिसकने लगा। जैकोब समझ गया कि या तो पेंडेंट एनर्जी की तरफ जा रहा है या एनर्जी उसे अपनी तरफ खींच रही है। जब पेंडेंट आखिरकार उसके दिल के ठीक ऊपर और उस एनर्जी की लकीर के सीध में जम गया तो जैकोब अचानक दर्द से चीख उठा।
उसे साफ महसूस हुआ कि वो एनर्जी उसके दिल को भेद कर ड्रिलिंग करके बाहर निकल रही है। वो अपनी छाती को भींचना चाहता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और दर्द सहा। उसे डर था कि अगर उसने दखल दिया तो जो कुछ भी हो रहा है वो रुक जाएगा। उसने किताब को भी नहीं छोड़ा। वो दर्द से बचने के लिए चीख रहा था, लेकिन एक पागल की तरह सीधा खड़ा रहा। 10 सेकंड बाद, जो जैकोब के लिए 10 साल जैसे थे, उसने आखिरकार महसूस किया कि उसकी त्वचा से कुछ बाहर निकल रहा है। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी छाती से खून की एक बहुत पतली लाल सुई, क्रिम्सन नीडल, बाहर निकली और उस छोटे से छेद से खून बहने लगा। बिजली की चमक की तरह वो लाल सुई तुरंत उस खाली पेंडेंट के बीच से गुजरकर सीधे जैकोब के हाथ में मौजूद सफ़ेद किताब में घुस गई। लेकिन ये अंत नहीं था। अगले ही पल जैकोब के हाथ में मौजूद वो सफ़ेद किताब एक सफ़ेद रोशनी की लकीर में बदल गई और उसके गले में लटके उस काले पेंडेंट के अंदर समा गई। जैकोब जोर जोर से सांसें ले रहा था और खून की उल्टियां कर रहा था। उसके होठों के दोनों कोनों से खून बह रहा था और उसकी छाती भी लाल हो गई थी। दिल में छेद होना कोई मजाक नहीं था। एक छोटा सा छेद भी जान लेने के लिए काफ़ी था। लेकिन जैकोब की आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं जब उसने देखा कि क्या हुआ है। पर वो जानता था कि वो ऐसे नहीं रह सकता, वरना वो सचमुच मर जाएगा। उसने एक फटी हुई आवाज़ में कहा, पिग हेड, मुझे अपने ग्लास सेल में ले जाओ और काला लिक्विड एक्टिवेट करो, मेरी रक्षा करना। पिग हेड ने बेजान तरीके से जैकोब के आदेश का पालन किया और उसे अपने ग्लास सेल में डाल दिया। जैकोब ने डेकर का काला लिक्विड इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि उसने सुना था कि यह सबसे हाई ग्रेड हीलिंग लिक्विड है। जैकोब को सेल में डालने के बाद पिग हेड ने अंदर लगा काला बटन दबा दिया। सेल बंद हो गया और नीचे से हल्का काला लिक्विड भरने लगा। खून की कमी की वजह से जैकोब लगभग बेहोश था। बेहोश होने से पहले उसे बस उस काले लिक्विड से बर्फीली ठंडक और अपने गले के पेंडेंट से गर्माहट महसूस हुई। पिग हेड बाहर बुत बनकर खड़ा रहा, जैकोब के आदेश के मुताबिक उसकी रक्षा कर रहा था। काले लिक्विड से भरे ग्लास सेल के अंदर अगर जैकोब होश में होता तो वो ये देखकर चौंक जाता कि उसकी छाती पर पड़ा पेंडेंट इस वक्त सफ़ेद आभा में चमक रहा है और सांप की आंखें भी तेजी से चमक रही हैं। अचानक सांप की अंगूठी के अंदर से कुछ उभरा। 2 सफ़ेद लाइनें धीरे धीरे अंदर बनी और एक दूसरे से जुड़ गईं। एक टिल्ड आकार में मुड़ गईं और उस खाली जगह में एक सफ़ेद इन्फिनिटी या अनंत का सिंबल बन गया। अंतहीन अंधेरे में एक लंबा और हड्डियों वाला बूढ़ा आदमी बिना कपड़ों के बेमकसद तैर रहा था। उसका झुर्रियों भरा चेहरा शांत था, जबकि उसकी धुंधली आंखें बिना पलक झपकाए उस काले शून्य को घूर रही थीं। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि जैकब था, अपने उस असली बूढ़े शरीर में जो उसकी मौत से पहले था। तो आखिरकार ये सब बस एक सपना था, उसने कड़वाहट से सोचा। मैंने सचमुच कमाल कर दिया, एक ऐसी हकीकत बनाई जो बिल्कुल सपने जैसी थी। मौत 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 मौत, आखिर में मैं तुमसे बच नहीं पाया, अपने सपनों में भी नहीं। हाँ, मैं हमेशा सोचता था, क्या जिंदगी इतनी कमज़ोर है कि वो मौत से जीत भी नहीं सकती? आज मुझे मेरा जवाब मिल गया। जिंदगी और मौत, लोग कहते हैं कि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, पर ये गलत है। ये सिक्का तो है, पर तुम्हारे पास इसे उछालने का विलासिता नहीं है, क्योंकि ये लगातार अंतहीन घूमता रहता है जब तक ये गिरकर रुक न जाए। अंत में मौत वाला पहलू ही हमेशा जीता है। वो समय जब सिक्का हवा में घूम रहा होता है, वही जिंदगी है जो खत्म होनी है। लेकिन ये एक झूठी और दर्दनाक उम्मीद देता है कि शायद सिक्का जिंदगी की तरफ गिरेगा, पर सच तो ये है कि सिक्के के किसी भी पहलू पर जिंदगी नहीं है, सिर्फ मौत और दुख है। आहा। इसी पल जैकब के ख्यालों को एक डरावनी हंसी ने तोड़ दिया, जिससे वो बुरी तरह डर गया। क्या मैं फिर से हेलुसिनेट कर रहा हूं? जैकब ने सोचा। उस डरावनी आवाज ने इस बार बोला, बहुत खूब बूढ़े छोकरे, बहुत खूब। जिंदगी और मौत का बराबर चक्र बस बकवास है। यहाँ सिर्फ अंतहीन मौत है और पल भर की जिंदगी, इनका कोई मुकाबला नहीं है। इस बार जैकब का दिमाग हिल गया। उसे समझ आ गया कि वो हेलुसिनेट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इस आवाज़ को साफ अपने दिमाग के अंदर सुन सकता था, जबकि उसका शरीर बिल्कुल नहीं हिल रहा था। ये वही एहसास था जो उसे पैरासाइट जैम के असर के वक्त हुआ था, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक था। उसने अपने मन में चिल्लाया, कौन हो तुम? उस डरावनी आवाज़ ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, क्या तुम पहले ही भूल गए कि तुमने ही मुझे जगाया है? ये सुनकर जैकब का दिमाग कांप उठा। उसे अचानक वो रहस्यमयी सफ़ेद किताब याद आई और उसने तुरंत पूछा, तुम वो इमॉर्टल मेकिंग जर्नल हो?
हा 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 हा। उस डरावनी हंसी फिर गूंजी और उसने खिलवाड़ करते हुए कहा, वो नाम तो बस सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए था, वो मेरा असली रूप नहीं है। ये सुनकर जैकब के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने सख्त आवाज़ में पूछा, तो ये सपना नहीं था? लेकिन तुम दूसरों को धोखा क्यों देना चाहते थे? क्या तुम कोई भूत हो जो मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता है? जैकब कोई बेवकूफ़ नहीं था। वो जानता था कि अगर ये चीज़ दूसरों को धोखा देना चाहती है तो इसका मतलब है कि ये कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए उसने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा ली। उस डरावनी आवाज़ ने थोड़े तिरस्कार से जवाब दिया, बेशक एक लायक वारिस ढूंढने के लिए जो मुझे संभाल सके, पर अफसोस वो बेवकूफ़ कभी इमॉर्टल मार्क नहीं बना पाए और हमेशा गलत रास्ते पर चलकर मारे गए। जैकब इस अचानक हुए खुलासे से हैरान था। उसने पूछा, तो तुम कह रहे हो कि वो इमॉर्टल मेकिंग जर्नल बस एक बड़ा टेस्ट था जिसे कोई पास नहीं कर सका? हाँ, पहले 2 हिस्से हार्ट चेंजिंग और ब्लड चेंजिंग एक तरह का टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या कोई इमॉर्टल मार्क बना सकता है जो मुझे जगा सके। पर अफसोस वो घटिया जीव बहुत ही टैलेंटलेस थे और मुझे कभी जगा नहीं पाए। उनमें से कुछ को लगा कि ये शब्द बस कोरी बकवास है और वो अपना दिल बदलने से डरते थे क्योंकि ये बहुत ही अवास्तविक और ख़तरनाक लगता था। बहुत कम लोगों ने मेरे अवतार के शब्दों पर भरोसा किया और कोशिश की, लेकिन लगभग 99% मारे गए क्योंकि उनकी आत्मा बहुत कमज़ोर थी। देखो, मेरे अस्तित्व के इतने अनंत सालों में सिर्फ 10 जीव ही इमॉर्टल मार्क बना पाए, लेकिन उन बेवकूफ़ों में हिम्मत या सब्र नहीं था कि वो मेरे जागने का इंतज़ार करते। उन्होंने या तो मेरे अवतार को फेंक दिया या इन्फिनिटी पेंडेंट नहीं पहना। ये सब इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि मैं बहुत सस्पिशियस हूँ, या जब उन्हें इमॉर्टल मार्क के अपने दिल से बाहर निकलने का दर्द महसूस हुआ तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं उन्हें नुकसान पहुँचा रहा हूँ। एक ने तो एक बार मुझे बदसूरत कहकर फेंक दिया था और वो बदसूरत सुअर मेरे अवतार के तीसरे मॉडिफिकेशन को फॉलो करने के बाद अनजाने में मर गया। उसे पता नहीं था कि पेंडेंट हमेशा मेरे पास लौट आता है, चाहे कुछ भी हो जाए और वो कहीं भी हो। वो घमंडी सुअर मरने के लायक ही था। आखिरी वाला तो और भी हद से गुजर गया। उस छिपकली ने मुझे एक भूत भगाने वाले तावीज़ से सील करने की हिम्मत की और फिर मुझे ज़मीन में गहरा गाड़ दिया। वो बेवकूफ़ बहुत नफ़रत के काबिल था। उसने मुझे जलाने और गलाने की भी कोशिश की, पर उसे अंदाज़ा नहीं है कि महान मैं को नष्ट नहीं किया जा सकता, भले ही वो अपने पूर्वजों को जगा ले। इतनी कड़वी सच्चाई सुनकर जैकब के पास शब्द नहीं थे। उसे लगा कि ये किताब बहुत ही घमंडी और अवास्तविक है, लेकिन उसके पास इसे गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये किताब डेकर की पार्टी ने खोदी थी। ये साफ था कि वो सच बोल रही है। वो ये भी जानता था कि ये इन्फिनिटी पेंडेंट वही पेंडेंट है जो उसके गले में लटका है, और उसे याद आया कि अपनी ही पूंछ खाता हुआ सांप अनंत का प्राचीन प्रतीक है। वो पूछे बिना नहीं रह सका, तो वो एनर्जी का टुकड़ा जो मेरे दिल को छेद कर निकला था वो एक इमॉर्टल मार्क था। डरावनी आवाज़ ने थोड़े उत्साह के साथ कहा, हाँ, इमॉर्टल मार्क तभी बनता है जब मॉडिफाइड दिल शरीर और नए खून के साथ पूरी तरह गूंजता है। लेकिन तुम्हारा दिल न सिर्फ गूंजा बल्कि म्यूटेट भी हो गया, जो लगभग अविश्वसनीय था। यही वजह है कि तुम्हारा इमॉर्टल मार्क अनोखा था और तुम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते थे। और तो और तुमने इसके ज़रिए अपने शरीर के सारे मेरिडियन चैनल्स और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स भी खोल दिए। मुझे कहना पड़ेगा, तुम सचमुच कुछ खास हो। ना सिर्फ तुमने वो खास इमॉर्टल मार्क बनाया, बल्कि तुमने उस छोटे बेवकूफ़ की बाजी भी पलट दी जो बस पागलों की तरह सब पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसका शारीरिक ढांचा दूसरों से बहुत अलग है, ना ही उसे आत्मा की शक्ति के बारे में कुछ पता था। जैकब को आखिरकार सब समझ आ गया। उसे सिहरन महसूस हुई जब उसने सोचा कि इस किताब ने एक वारिस ढूंढने के लिए कितने क्रूड टेस्ट बनाए थे। कोई हैरानी नहीं कि कोई सफल ना हो सका, क्योंकि सिर्फ पागल लोग ही अपना दिल और खून बदलने की हिम्मत करेंगे और फिर तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि उनके दिल को छेद कर कोई चीज़ बाहर न निकल आए। तो तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे? जैकब ने पूछा। वो अब फिर से शांत हो चुका था। मेरा अवतार और वो इन्फिनिटी पेंडेंट ही मेरी आंखें और कान हैं। मैं उनके ज़रिए अपने आसपास सब देख सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के ख्यालों में दखल नहीं दे सकता और ना ही खुद को जाहिर कर सकता हूँ जब तक कि मुझे एक असली वारिस नहीं मिल जाता। मैं तुम्हारे हर एक एक्शन को देख रहा था और मुझे कहना पड़ेगा कि तुम एक पागल हो। ना सिर्फ तुम उस छोटे से स्लेव स्टोन से आज़ाद हुए, बल्कि तुमने मेरे अवतार को जकड़कर अपनी छाती में इमॉर्टल मार्क के ड्रिल होने का दर्द भी सहा। मैंने आज तक किसी को अपनी जान से इस तरह खेलते नहीं देखा। जैकब ने कड़वाहट से जवाब दिया, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम मुझे देख रहे थे तो तुमने उस डिवाइस का रिजल्ट भी देखा होगा।
मेरे पास जीने के लिए बहुत कम वक्त है, इसलिए मैं बस देखना चाहता था कि क्या मैं अमरता का राज पा सकता हूँ। भले ही इसके सच होने का चांस सिर्फ 1% यानी कि 1% था, मैं फिर भी बिना हिचकिचाहट के इसे चुनता, क्योंकि 99% मौत के चांस वाली झूठी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि मैं उस 1% उम्मीद के लिए मर जाऊँ। जैकोब ने पूरी सच्चाई बयान कर दी, कुछ नहीं छिपाया। सिर्फ वही शख्स जिसने सच्ची मौत का अनुभव किया हो समझ सकता है कि जीने का क्या मतलब है। क्या मैं सही हूँ, पृथ्वी के जैकब स्टीव? उस डरावनी आवाज़ ने मजाक में जैकब का पूरा नाम लिया। जैकोब ने बस एक तिरछी मुस्कान दी। हाँ, तुम सही हो। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये चीज़ उसका दिमाग नहीं पढ़ सकती या उसकी यादें नहीं देख सकती। ये किताब बहुत रहस्यमयी थी और उसके दिमाग के अंदर बात कर रही थी, और जिस तरह ये आत्मा की बातें कर रही थी जैसे पानी पी रही हो, ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी। तो चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें अमरता चाहिए? ये एक सीधा सवाल था, लेकिन इस बार आवाज़ में बहुत गंभीरता थी। जैकोब को अचानक लगा कि यह सवाल किसी पहाड़ जितना भारी है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। वो इसके लिए कुछ भी दे सकता था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ। ध्यान से सोच लो, अमरता तुम्हें एक अंतहीन जीवन देगी, लेकिन वो सब जिन्हें तुम प्यार करते हो या करोगे वो एक एक करके मर जाएंगे और तुम हर बार अकेले रह जाओगे। सोचो, अगर एक दिन सब कुछ और हर कोई शून्य में बदल गया और सिर्फ तुम बचे रह गए, तुम खुद को मार भी नहीं पाओगे, तुम्हें बस अंधेरे के साथ जीना होगा। क्या फिर भी तुम्हें अमरता चाहिए? उसने फिर से गंभीर स्वर में पूछा। जैकोब की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा नहीं था कि उसने पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन पहले अमरता बस एक कहानी थी। अब जब उसे मौका मिल रहा था तो वो सोचने पर मजबूर हो गया और थोड़ा हिचकिचाया। अचानक उसके दिमाग में एक खूबसूरत चेहरा उभरा और उसे एक बहुत ही दर्दनाक याद आई जिसे उसने दशकों तक अपने दिमाग में दफना रखा था। जेएस, मैं तुम्हें और अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन लगता है जिंदगी इसकी इजाज़त नहीं देगी। बस वादा करो कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं। उम्मीद। जैकोब ने खुद को जल्दी संभाला और खतरनाक तरीके से जवाब दिया, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं जब तक मैं अनंत काल तक जीता रहूं। इसलिए हाँ, भले ही सब कुछ धूल में मिल जाए, मुझे फिर भी अमरता चाहिए। भले ही तुम्हें सब कुछ कुर्बान करना पड़े, सबको मारना पड़े, हर उस चीज़ को नष्ट करना पड़े जो तुम्हारे और अमरता के बीच आए, क्या तुम फिर भी इसे चाहोगे, भले ही इसकी कीमत एक खूंखार शैतान बनना हो? यह आवाज़ किसी गहरी खाई जैसी बर्फीली थी। जैकोब एक पल के लिए सन रह गया, फिर उसने पक्का फैसला सुनाया, मुझे परवाह नहीं, इसलिए हाँ, मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने अमरता के लिए कुछ भी करने का संकल्प ले लिया है, और सिर्फ ऐसा ही संकल्प रखने वाले कोई शख्स एक अमर के रास्ते पर चल सकता है जो सब कुछ कुर्बान करने और आगे बढ़ते रहने को तैयार हो। वो पागलपन भरी डरावनी हंसी फिर गूंजी, जिसमें थोड़ा हिस्टीरिया भी था। मुबारक हो, तुमने तीसरा टेस्ट यानी कि पूर्ण संकल्प पास कर लिया है, और इसके साथ तुमने तीनों टेस्ट पास कर लिए हैं और अनंत काल से मेरे पहले वारिस बन गए हो। मैं औपचारिक रूप से अपना परिचय देता हूँ। मैं 9 सार्वभौमिक दिव्य लेदों में से एक कर्स्ड इमॉर्टैलिटी हूँ, और मैं एक लौता शास्त्र हूँ जो सच्ची अमरता दे सकता है। जैकोब हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ अभी भी उसका टेस्ट ले रही थी, लेकिन बाकी बातें सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। हालांकि वो अजीब तरह से शांत महसूस कर रहा था। जैकोब ने अस्पष्ट रूप से पूछा, तुम कह रहे हो कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारी ताकत का वारिस नहीं बन सकता या अमर नहीं हो सकता? कर्स्ड इमॉर्टैलिटी ने थोड़े घमंड के साथ जवाब दिया, हाँ, 9 दिव्य वेदों का वारिस सिर्फ एक व्यक्ति बन सकता है जब तक वो वारिस मर न जाए। इसे सीखना असंभव है, और मैं इकलौता हूँ जो सच्ची अमरता देता हूँ। जैकोब ने फिर पूछा, तो क्या मैं अब अमर हूँ? नहीं, तुम अभी भी एक मरणशील और बेहद कमज़ोर हो। तुम्हारे पास जीने के लिए 5 साल से थोड़ा ज़्यादा वक्त है, और तुम्हें अपने शरीर को असली मैं के हिसाब से बदलना होगा, वरना मैं फिर से बिना वारिस के नहीं रहना चाहता। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी ने बिना किसी चिंता के कहा। जैकोब ने आह भरी और अफसोस जताया, मुझे हैरानी क्यों नहीं हो रही, इतनी बड़ी बड़ी बातें और तुम अभी भी बेकार हो। आखिरकार मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी ने ताना मारा, हाँ, तुम सही हो, अमरता चाहिए तो खुद पर ही भरोसा करना होगा, और मुझे पता है कि तुम्हारे पास संकल्प है, तो मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए बेताब हूँ। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि इनहेरिटेंस टेस्ट पूरा हो चुका है। पहला, भविष्य में जब तक तुम फेज़ 1 पूरा नहीं कर लोगे, मैं तुमसे इस तरह खुलकर बात नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता भले ही तुम मरने वाले हो। याद रखना, मैं एक शास्त्र हूँ, कोई हथियार नहीं। तीसरा, अब जबकि तुम मेरे वारिस हो, मैं अपने सच्चे रूप में हूँ जो इन्फिनिटी पेंडेंट के अंदर रहता है, और वो पेंडेंट अब तुमसे बंध गया है। कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता, ना ही वो गिरेगा।
तो खोने की चिंता मत करना। चौथा, तुम मुझे दिन में सिर्फ एक बार आधे घंटे के लिए बुला सकते हो, बस सोचकर या मेरा नाम लेकर। पांचवा, तुम्हें सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 का ज्ञान मिलेगा। उसे पूरा करने से पहले तुम सेकंड फेज नहीं देख पाओगे। छठा, अब जबकि इन्फिनिटी पेंडेंट एक्टिवेट हो गया है, तुम्हें क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस मिलेगा। तुम इन्फिनिटी पेंडेंट के अंदर कोई भी जिंदा या निर्जीव चीज रख सकते हो जब तक कि वो उसमें फिट हो सके। अभी के लिए बस इतना ही। भविष्य में तुम इन्फिनिटी पेंडेंट के साथ और भी बहुत कुछ कर पाओगे, बशर्ते तुम मुझे हायर फेजेस तक कल्टीवेट करो। आखिरी फ्री एडवाइस, उस लाल अक्षरों वाली जानवर की खाल को मत फेंकना, वो भविष्य में तुम्हारे बहुत काम आएगी। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।